हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मीन्स कि वेक्टर का मल्टीप्लाई करना। अब वो बात अलग है कि वेक्टर को आप किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, पहला केस जो हमारा हो सकता है वो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। बच्चों, जब भी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर से, ऐसे केस में जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट स्केलर ही आएगा। ओके, अब इसको समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर का कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों, जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को, सपोज कर लो कोई हमारे पास ए वेक्टर है और एक हमारे पास एम स्केलर क्वांटिटी है। जब ए वेक्टर को एम स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि ये आया। इट मीन्स कि यहां पर आप ये लिख सकते हो, अगर ये m की वैल्यू, इफ m इज पॉजिटिव, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंज होगा। इट मीन्स कि इफ m इज पॉजिटिव देन ओनली मैग्नीट्यूड of vector is changed। कैसे? एक कंडीशन देख लो कि मान लो हमारे पास कोई एक ए वेक्टर है, ये ठीक है, और फिर हमने इस ए को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये हो गया हमारा 3 ए वेक्टर। इट मीन्स कि इस ए वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर ये बनाएंगे तो ये क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। क्लियर है? तो यहां पर आप एक चीज देखो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंज हुआ, डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सेम रहेगी। क्लियर हो रहा है? बट अगर बच्चों m की वैल्यू, इफ m इज नेगेटिव, तब क्या होगा? तब बच्चों डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑपोजिट हो जाएगी। कैसे? यहां पे देख लो, अगर इसको हम माइनस कर दें, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई -1, तो क्या आएगा, माइनस ए वेक्टर। इट मीन्स अगर ए की डायरेक्शन ये है ए वेक्टर की, तो माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ऑपोजिट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आया? अब इसी तरह बच्चों सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? सेकेंड है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों अगर वेक्टर को वेक्टर से प्रोडक्ट करते हो तो 2 केस आएगा। पहला केस हमारा इसमें होगा कि आंसर स्केलर आएगा, और दूसरा केस हमारा हो सकता है कि वेक्टर प्रोडक्ट बाई वेक्टर, तो आंसर भी हमारा वेक्टर हो। मतलब 2 वेक्टर क्वांटिटीज को प्रोडक्ट करने पर एक स्केलर क्वांटिटी आ रही हो और 2 वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने पर वेक्टर क्वांटिटी आ रही हो। दोनों केस में ये जो केस है इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो डॉट प्रोडक्ट। क्या मतलब है ये समझते हैं। इसको पहले देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा ये होगा।
ठीक है, चलिए समझते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट को। बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, हेडिंग लगा लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब इसको समझते हैं। मान लो कोई वेक्टर ए है और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो ये जो दो वेक्टर है ये डॉट पे है, इसका मतलब प्रोडक्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं 3.5 इज इक्वल 15, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5 इज इक्वल टू वॉट 15। दोनों केस में आंसर सेम है, बट ये सिर्फ नंबर्स पे है। अगर वेक्टर में होता है तो यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। कैसे चेंजेस आएंगे देखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर। अब बच्चों स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये कहां से आया? देखो, अगर हम मान लें कि कोई एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये थीटा एंगल पे है, तो इस ए के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इसके कंडीशन चेक करें तो ये कंपोनेंट इसका क्या होगा? ए कॉस थीटा, क्लियर। और ये कंपोनेंट इसका क्या होगा? बी, क्लियर। तो ओवरऑल स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा टाइम्स ऑफ बी। ये कह सकते हो, इसी को हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। बच्चों यहां पर ये जो ए और बी है ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, ओके। और कॉस थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स, टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर लिखो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चों कि इस ए बी कॉस थीटा में आपको ये पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। देखो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखो, अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे? रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ये सिर्फ 2D के लिए है। किसके लिए है? 2D के लिए। अगर 3D के लिए निकालना होगा बच्चों तब आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये हमारा 3D के लिए है, ओके, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एक और मेथड है स्केलर प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। क्या मेथड है देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखो पहले तो आपको क्या क्या पता चल गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्लियर। मॉड ए मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालोगे? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बी वेक्टर का मॉड निकालोगे तो कैसे निकालोगे? बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, क्लियर है। ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब एक बात और समझ लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी था, ठीक है। एंगल दोनों के बीच में थीटा था। ये जो कंपोनेंट था ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा है, क्लियर। और ये ओवरऑल बी है।
अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि हम इस स्केलर प्रोडक्ट को कॉम्यूटेटिव लॉ से कंपेयर कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? इट मीन्स कि अगर हम ऐसे लिखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इसी तरह बच्चों एक लॉ और है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे कर रहा है। कैसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से एक कॉन्सेप्ट और आप समझ लो कि आप यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड से भी फाइंड कर सकते हो। मतलब एक्स एक्स के कंपोनेंट्स को, दोनों वेक्टर को प्रोडक्ट कर लो, वाई के कंपोनेंट्स को और जेड के, और ऐड कर दो। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया और एक फॉर्मूला बच्चों आपका ये हो गया। क्लियर हो रहा है? अब बच्चों अगर हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने को बोल दे तो क्या आप फाइंड कर सकते हो? देख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको भी चेक कर लेते हैं, रफ कर देता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालो बेटा? यहां से देखो कि आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर हम यहां से कॉस थीटा को सिंगल करें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप ये भी लिख सकते हो, तो आप यहां पे लिख सकते हो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ए बी, ऐसे लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये भी एक मेथड है लिखने का। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? अब इस पे एक रूल देख लो बच्चों। रूल क्या है इसको समझाते हैं। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, इसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, इसको हम जे कैप से, यूनिट वेक्टर से। ये हमारा जेड एक्सिस है, इसको हम के कैप से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब बच्चों यहां पर समझो कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट में जब हम आई का प्रोडक्ट जे से करते हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। अब हमारा बच्चों हमारा यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है। इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर डिपेंड कर रहा है। दो केस समझ लो आप कि अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी इसी एक्सिस पे अलोंग द एक्सिस ऑफ ए पर ही है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। इट मीन्स कि इस समय अगर ए क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे तो आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? अगर इसी का सेकंड केस देख लो कि ये वेक्टर ए है और एक कोई बी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर है यहां से, तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का करोगे तो यहाँ पे थीटा क्या है बच्चों, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। इट मीन्स ऐसे केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू
0। ऐसे केस में दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? 0 आता है। क्लियर हो रहा है? उसी कंडीशन पे आप यहां पे चेक करो कि अगर I इंटू जे करें, रूल हमारा क्या है, इसको रफ कर दे। देखिए बच्चों, रूल क्या है? पहला रूल है कि इफ I इंटू जे, आई कैप इंटू जे कैप करते हो तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। इट मीन्स यहां पर स्केलर प्रोडक्ट कैसा आएगा? 0। अगर बच्चों हम आई कैप इंटू के कैप करें, आई कैप इंटू के कैप, तो इनके बीच में भी ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0। थर्ड केस देखो, अगर आप के कैप इंटू जे कैप करो तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो के कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू 0। चौथा केस, अगर दो वेक्टर सेम उसमें हो, आई कैप इंटू आई कैप, तो वैल्यू 1 आएगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सेम मेथड से जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू 1 एंड के कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू 1। इस रूल को आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कैसे हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है और हम कैसे किसी दो वेक्टर के बीच के एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अब समझते हैं बच्चों एक क्वेश्चन पे। मान लो एक वेक्टर हमारा दिया हुआ है, ए वेक्टर 3 न्यूटन फोर्स है, और दूसरा वेक्टर हमारा बच्चों दिया हुआ है बी वेक्टर 5 न्यूटन फोर्स है। दोनों के बीच में एंगल 30 है, थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी है। अब आपसे बोला है कि फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे करेंगे? सेम मेथड से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे बोल सकते हो या ऐसे लिख लो डायरेक्ट। ए क्या है? 3 न्यूटन, ठीक है। बी क्या है बेटा? 5 न्यूटन और कॉस 30 डिग्री। अब 3 5 सा 15 न्यूटन स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू बच्चों √3/2, तो यहां से आपका आंसर आएगा 15 √3/2 न्यूटन स्क्वायर। ओके, अब इसी को हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं। वो क्या होता है बच्चों? ax bx प्लस ay by, ये 2d है, तो यही होगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं? तो पहले हमें ax पता होना चाहिए। चलिए फाइंड करते हैं। ax क्या होगा बच्चों? x एक्सिस पर a का क्या कॉम्पोनेंट होगा? a cos थीटा। इट मीन्स a की वैल्यू व्हाट? 3 cos 30 √3/2, तो इसको आप बोल सकते हो कि 3 √3/2 न्यूटन। ये हो गया ax। इसी तरह बच्चों ay क्या होगा? y के कॉम्पोनेंट में साइन थीटा होगा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, इधर साइन थीटा, तो अब यहां क्या लिख सकते हो? a साइन थीटा, a की वैल्यू 3, साइन 30 की वैल्यू बच्चा 1/2, तो 3/2 हो गया। क्लियर हो गया? अब यहां पर आप देखो bx निकाल लो, bx इज इक्वल टू, अब b का कॉम्पोनेंट देखो, इधर x एक्सिस पे तो 5 है, ठीक, 5 न्यूटन। अगर by चेक करोगे तो y पर तो कुछ है ही नहीं, तो by यहां पे 0 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पे वैल्यू पुट करो, ax की वैल्यू 3 √3/2 न्यूटन इंटू bx की वैल्यू 5 प्लस ay की वैल्यू 3/2 न्यूटन। क्लियर है? यहाँ पे भी न्यूटन लिख लेना, 3/2 न्यूटन इंटू 0। अब ये टर्म पूरा 0 हो गया, सो 5 3 सा 15 √3/2
न्यूटन स्क्वायर। चेक कर लो, ये और ये सेम है, दोनों मेथड से आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे किया? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो बच्चों ग्राफिकल वे में आपको दिया हो क्वेश्चन, तब आप कैसे करोगे? मान लीजिए आपको एक वेक्टर ए दिया हो ऐसे, ये 5 पे हो, यहां पे भी 5 पे, ठीक है, और एक वेक्टर नेगेटिव वेक्टर दिया हुआ है बी ऐसे, मान लो ये 8 पे है, इधर बच्चों -4 पे। अब क्या करोगे? एंगल आपको गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप ए वेक्टर को लिखो। ए वेक्टर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ये x में है, मतलब i में है, तो 5i कैप 5x i कैप ऐसे लिख सकते हो, 5y j कैप प्लस 5y j कैप ये लिख सकते हो। सेम मेथड से b का ये b वेक्टर है, b वेक्टर को लिखो। b वेक्टर में बच्चों 8x i कैप -4, अब यहाँ पे देखो -4y j कैप, ये हो गया। अब बच्चों इसको निकालने का तरीका क्या है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, अभी हमने देखा है ax bx प्लस ay by, क्लियर है? अब यहां से देखो ax मतलब 5 इंटू 8 प्लस ay 5 इंटू -4, यहां से सॉल्व करो, 8 5 40 प्लस -20 यूनिट लिख लो, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों? 20 यूनिट। ये हमारा आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब मान लो आपसे बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, आप कैसे निकालोगे बच्चों? तो सबसे पहले एंगल निकालने का तरीका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू अपॉन ए बी लिख लो, इज इक्वल टू कॉस थीटा, यही होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20। ए बी की वैल्यू नहीं पता, निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालोगे? कहाँ निकाले? यहाँ सॉल्व करें। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर मतलब 25 प्लस ए वाई स्क्वायर 25, यहाँ पे बच्चों क्या आ गया? 5√2, ये आ गया। क्लियर हो रहा है? सेम मेथड से बी का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 8 8 64 प्लस 4 4 16 √80, इट मीन्स 4√5। क्लियर है? ये हो गया हमारा बी वेक्टर। कम आउट अब यहां पे रख सकते हो आप 5√2 इंटू 4√5 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको आप और सॉल्व कर लो, 20 अपॉन 5 4 20 √10 इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस इनवर्स 20 से 20 कट हो गया, ओके। कॉस इनवर्स 1/√10 की जो भी वैल्यू होगी वही थीटा की वैल्यू होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लिख दें इसको यहाँ पे, ये थीटा है बच्चों, इसको अलग अलग करके भी निकाला जा सकता है, बट अभी आप ऐसे समझो क्या है थीटा की वैल्यू? कॉस इनवर्स व्हाट 1/√10, ओके। तो ये था बच्चों तरीका। दूसरा क्वेश्चन हो गया, समझ में आया अच्छे से? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। मान लो बच्चों आपको पर्टिकुलर वेक्टर दिया हो इस फॉर्म में और आपसे डायरेक्ट बोले एंगल फाइंड करने को। जैसे मान लो आपको एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप -5k कैप, और बी वेक्टर दिया हो
आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब आपसे पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है ए डॉट बी वेक्टर, पहले ये निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चों? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए एक्स क्या है? 3 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस माइनस 5 2। क्लियर? सॉल्व करिए। 3 माइनस 2 माइनस 10 कितना हो गया बच्चों? 1 माइनस 12 में से 3 गया माइनस 9। ओके, सही है ना? अब कैसे करेंगे बच्चों? ये तो हमारा आ गया। अब cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब ये भी निकालना होगा, चलो निकाल लेते हैं। ए वेक्टर का मॉड क्या होगा बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ए एक्स स्क्वायर 3 3 जा 9 4 एंड 25 ऐड कर लो 38, सो रूट 38। सही है? ओके, नाउ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे बच्चों? बी एक्स पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 कितना आ गया बच्चों? रूट 6। क्लियर है? अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू -9 अपॉन रूट 38 एंड रूट 6। क्लियर है? सो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स वैल्यू ऑफ -9 अपॉन रूट 38 डॉट रूट 6। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कैसे निकाला? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। मतलब बी वेक्टर से ये ए वेक्टर परपेंडिकुलर है। ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। बी वेक्टर दिया हुआ है आपका 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस ak कैप स्मॉल ए, और ए वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बच्चों वैल्यू ऑफ ए कैसे निकालोगे? तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई करनी है। आपको ये पता है कि ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 व्हेन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? 0। क्लियर है? तो अगर इसी को हिंट को हम यूज करें तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आप 0 लिख लो। ए एक्स बी एक्स 2 4 8 आई इंटू आई स्क्वायर आई कैप पे स्क्वायर प्लस ए वाई 3 4 12 माइनस 12 जे कैप पे स्क्वायर 8 इंटू ए प्लस 8a के कैप पे स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू 1 जे स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 8a के कैप स्क्वायर की वैल्यू 1। सॉल्व करो -4 प्लस 8a, सो 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू a। यहाँ से सॉल्व करो बच्चों तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। क्लियर? दिस इज योर आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर हो गया?
यहाँ ध्यान रखना कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल नहीं है, कहीं परपेंडिकुलर तो नहीं है, हो सकता है सेम एक्सिस पे बोल देता, तो फिर वहाँ पे क्या होता, कॉस की वैल्यू 1, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ता। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज टू कांस्टेंट फोर्स F1 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन एंड F2 5i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप न्यूटन एक्ट टूगेदर ऑन अ पार्टिकल, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पर लग रही है ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन 20i कैप प्लस 15j कैप, इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से 8k कैप मीटर, ये फाइनल पोजीशन आ गई। पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन बच्चों क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है और किसके प्रोडक्ट से आ रही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी क्या है हमारा F डॉट एस वेक्टर होता है, तो फोर्स क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये क्या है स्केलर है, तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पे। अब बच्चों चेक करते हैं इसमें, यहाँ पर तो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स मतलब F1 फोर्स टू, ऐसे लिख लो इसको, F1 डॉट डेल्टा आर प्लस F2 डॉट डेल्टा आर। भाई नेट फोर्स के थ्रू निकल रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अब यहाँ पे आप डेल्टा आर अलग कर लो, F1 प्लस F2 डॉट डेल्टा आर वेक्टर। अब F1 प्लस F2 करो बच्चों, यही से कर लो, 2 प्लस 5 7i कैप प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3k j कैप प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन प्लस 1k कैप। दिस इज योर F1 प्लस F2, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। डॉट डेल्टा आर इट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, 8k कैप तो 20i कैप, इसको ऐसे लिख सकते हो 20i कैप नहीं 8k कैप माइनस 20i कैप एंड माइनस 15j कैप। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे माइनस साइन से चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो बच्चों। अब स्केलर प्रोडक्ट है तो कैसे निकालते हैं, ये मान लो ए वेक्टर है, डायरेक्ट एज्यूम कर लो, ये हमारा क्या है बी है, तो ए डॉट बी कैसे निकलेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ से आप देखो ए एक्स एंड बी एक्स 7 2 40 माइनस 140 आई कैप का स्क्वायर 1 प्लस ए वाई बी वाई माइनस माइनस प्लस 45 जे कैप का स्क्वायर 1 प्लस के कैप 1 एंड 8 8 1 8 जे के कैप का स्क्वायर 1। सॉल्व करो बच्चों, यहाँ से माइनस 95 प्लस 8 प्लस 8, याद आपको माइनस 87, और यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल। सो दिस इज योर आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या किया, नेट फोर्स निकाली, नेट फोर्स ऐड हो गई, ये आ गया, फिर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल सॉल्व करोगे, ये माइनस में हो जाएगा, उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट लगा लो, सॉल्व कर लो, माइनस 57 जूल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आया ये पूरा स्केलर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? तब तक आप इसके क्वेश्चंस बुक से प्रैक्टिस करिए।